इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की जगह। इंटरस्टेलर स्पेस विशाल है, अनजानी जगह है और इसका कोई मैप तक नहीं है। अब एस्ट्रोनॉमर्स इस विशाल खाई में खोजबीन कर रहे हैं और कुछ कमाल की चीजें खोज रहे हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में हलचल रहती है, बहुत कुछ होता रहता है। कुछ पुराने प्लैनेट्स हैं जो किसी स्टार से नहीं जुड़े हैं। वहाँ कॉस्मिक रेज हैं, वहाँ इंटरस्टेलर गैस क्लाउड्स, यहाँ तक कि वहाँ हाई वेलोसिटीज स्टार्स हैं, वो सब यहाँ छलांग लगा रहे हैं। हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स। हम सब इंटरस्टेलर स्पेस से ही तो आए हैं, जो स्टार्स के बीच में छुपे हुए हैं। विज्ञान शो पेश करता है द इंटरस्टेलर मिस्ट्रीज। हम मिल्की वे गैलेक्सी की सबब में एक छोटे से सोलर सिस्टम में रहते हैं। 8 प्लैनेट और 180 से ज्यादा मून सूरज का चक्कर काट रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज टाउन के शेरिफ की तरह है। जो सूरज चाहता है हमें वही करना पड़ता है। सूरज का इन्फ्लुएंस हर दिशा में 1 लाइट ईयर से भी ज्यादा फैला हुआ है और ये हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री को दिखाता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां सूरज का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और दूसरे स्टार्स का शुरू होता है। यही है इंटरस्टेलर स्पेस का एंट्रेंस। इंटरस्टेलर स्पेस स्टार सिस्टम और हमारी गैलेक्सी के बीच का इलाका है। अब तक हमें इस बारे में बहुत कम पता था। काफी समय तक ये समझा जाता रहा कि स्टार्स के बीच की जगह बिल्कुल खाली है, पर बाद में पता चला कि ये सही नहीं है। वहाँ बहुत कुछ चल रहा है। वो एस्ट्रोनॉमी का सबसे खास इलाका है। इंटरस्टेलर स्पेस का एक सबसे बड़ा सुराग हमारे दरवाजे तक आया था। अक्टूबर 2017 पैन-STARRS 1 टेलीस्कोप को कुछ अजीब सा नजर आया। पैन-STARRS हवाई में एक ऑब्जर्वेटरी है जो आसमान के बड़े हिस्सों को स्कैन करती रहती है, बदलावों को नोट करती है। अचानक एक छोटा सा मेहमान नजर आया जो सोलर सिस्टम में उछल कूद मचा रहा था। वो 3.25 लाख पर किलोमीटर की स्पीड में था। हमारे सोलर सिस्टम के किसी ऑब्जेक्ट से उसकी स्पीड बहुत तेज थी और उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह की थी जिससे साफ लग रहा था कि वो सूरज के चक्कर नहीं काट रहा था। वो हमारे सोलर सिस्टम के इससे पहले के किसी भी पाथ जैसा नहीं था। वो किसी भी ट्रैजेक्टरी या ऑर्बिट जैसा नहीं था। इससे एस्ट्रोनॉमर्स ने अनूठा कंक्लूजन निकाला। एकदम साफ था कि वो हमारे सोलर सिस्टम में कहीं दूर से आया कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ये किसी और स्टार से आई कोई चीज थी और सब लोग इसे देखकर हैरान रह गए थे। ये था हमारी जानकारी में पहला इंटरस्टेलर विजिटर जो हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरा था। ये हमें मिला ऐसा पहला ऑब्जेक्ट था जिसका ओरिजिनेशन हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हुआ था। इससे पहले हमने जो कुछ भी देखा था, हर कॉमेट, हर एस्ट्रॉयड, सब हमारे अपने सोलर सिस्टम से था। एक बहुत ही विशाल सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम में घुस आया था, जिसके मैंने बस सपने देखे थे। कभी सोचा नहीं था कि वो सच हो सकता है। साइंटिस्ट्स ने इसका नाम रखा ओमुआमुआ। हवाई में इसका मतलब है बहुत दूर से आया एक मैसेंजर। ये चीज इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में आ गई थी और अब सवाल ये था कि आखिर ये क्या है। इस चीज का शेप भी रहस्यमय था। उसका शेप करीब सिगार की तरह था। उसकी लंबाई चौड़ाई से 10 गुना ज्यादा थी।
ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था जिसे हमने नापा हो और जो इतना लंबा हो। ओमुआमुआ बहुत ही अननेचुरल था। साइंटिस्ट इसके बारे में अटकलें लगाने लगे। याद रखिए कि साइंटिस्ट भी इंसान होते हैं, वो भी साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, साथ ही कल्पनाएं भी करते हैं। जब मैंने उसके बारे में सुना तो सबसे पहले मुझे रामा का ख्याल आया। आर्थर सी क्लर्क की कहानी रॉन्डेवू विद रामा के रामा का। उसमें एक बहुत लंबा सा स्पेसशिप दूसरे स्टार से हमारे यहाँ आता है। इससे मुझे इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट के कुछ डिजाइन्स याद आ गए। उनकी लंबाई ज्यादा रखी जाती है और चौड़ाई कम, ताकि इंटरस्टेलर गैस के साथ फ्रिक्शन कम किया जा सके। क्या ओमुआमुआ एक एलियन इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट हो सकता है? प्रोफेसर अविलोक जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बारे में खोजबीन शुरू कर दी। हमने फैसला किया कि दुनिया के सबसे अच्छे टेलीस्कोप्स के सहारे इस ऑब्जेक्ट को फॉलो किया जाए और देखें कि क्या इससे कोई रेडियो ट्रांसमिशन होता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एलियन कम्युनिकेशन के साइन खोजने शुरू किए, पर 8 घंटे तक मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर सुनने के बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ। अफसोस कोई कम्युनिकेशन डिटेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ही था, इसके सिवा ये और कुछ नहीं हो सकता था। मुझे निराशा हुई। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर ये एलियन सिविलाइजेशन का कोई सबूत होता। यानी ये एलियन स्पेसशिप नहीं था। ओमुआमुआ एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, पर असल में ये है क्या? शुरुआत में ऑब्जर्वर्स को लगा कि ये एक कॉमेट हो सकता है, ज्यादातर बर्फ से बना जिसमें थोड़े बहुत पत्थर भी हो। ऐसी बॉडी किसी स्टार से बहुत दूर तक फैल जाती है और आसानी से उससे अलग हो जाती है। पर सूरज के इतने पास से गुजरने वाला कॉमेट तो गर्म हो जाएगा, जिससे आइस गैस में बदल जाएगी और भाप की एक ड्रिल बना लेगी। ओमुआमुआ पर एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। उसके चारों तरफ कोई धुंधलापन नहीं था, जैसा किसी कॉमेट में होता है जब आइस गैस में बदल जाती है। ये वाकई मिस्टीरियस था और उसे ऑब्जर्व कर रहे लोगों को लगा कि ये कोई एस्ट्रॉइड होगा। टीम ओमुआमुआ को आसमान में जाते हुए देख रही थी, तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। जब ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके गया तो वो सूरज की तरफ बढ़ रहा था। जब उसने सूरज को क्रॉस किया तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई। इसके बाद वो दूसरी दिशा में सोलर सिस्टम से निकल गया। पर इसके बाद कुछ अजीब सा हुआ। जब वो सूरज से दूर जा रहा था तो उम्मीद के मुताबिक उसकी स्पीड स्लो हो गई, पर उसकी स्पीड उतनी कम नहीं हो रही थी। ओमुआमुआ को हमारे सोलर सिस्टम में बूस्ट मिला, पर कैसे? हमें लगा कि इसका कारण है आउट गैस। वो थोड़ी थोड़ी गैस रिलीज कर रहा था और ये रॉकेट मोटर के पुश की तरह काम कर रही थी। वो उसकी सतह पर एक जेट इंजन जैसा था जो उसे धीरे धीरे थोड़ा थ्रस्ट दे रहा था। इस छोटे से पुश ने ओमुआमुआ की असली पहचान उजागर कर दी। अब ये एक कॉमेट जैसा ज्यादा लग रहा था। ये अलग बात है कि उसका एमिशन उतना ज्यादा नहीं था। आउटगैसिंग की ताकत वाला ये इंटरस्टेलर मुसाफिर शायद एक स्टार से दूसरे का सफर तय करता रहेगा, पर ये गैलेक्सी में आया कहां से है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब हमें पता है कि ओमुआमुआ आउटगैस था, जिससे इसकी वेलोसिटी और ट्रेजेक्टरी दोनों में चेंज आ गया था। इसकी खोजबीन करना अब और मुश्किल था। ओमुआमुआ भले ही सेफली दूर जा रहा है, पर सोलर सिस्टम पर एक और इंटरस्टेलर सोर्स का बॉम्बार्डमेंट होने लगा है। वो लाइट की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा है। कॉस्मिक रेज यूनिवर्स की बुलेट्स हैं और वो इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ओमुआमुआ के सरफेस इंटरस्टेलर स्पेस में इसके सफर की कहानी कहती है। ओमुआमुआ
ओमुआ की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है उसका कलर, वो रेड कलर का था। मैं एक ऐसे सरफेस पर खड़ी हूँ जो ओमुआ के सरफेस की तरह ही है। अगर आप चारों तरफ देखें तो आपको सारे पत्थरों पर एक डार्क और शाइनी कोटिंग नजर आएगी, और ये मेरे पीछे की घाटी और पहाड़ तक भी फैली हुई है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ओमुआ की लाल चमक थॉलिन से आई है, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कितनी कमाल की बात है कि एक ऑब्जेक्ट कहीं और से आया और हमारे पड़ोस से होकर गुजरा और उसमें कुछ ऑर्गेनिक्स मौजूद थे। इससे तो एक नया खजाना खुल सकता था। हमारे अपने सोलर सिस्टम में कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड जैसे बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स में भी थॉलिन्स होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी सरफेस पर कॉस्मिक रेज बमबारी होती है। इससे सरफेस पर मौजूद केमिकल्स का नेचर बदल जाता है। हमें लगता है कि ओमुआ के साथ भी यही हुआ होगा। ये इंटरस्टेलर स्पेस में रहा होगा और इस पर ईयर्स तक कॉस्मिक रेज की बमबारी हुई होगी। गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज असल में हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो यूनिवर्स को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में इस तरह की कॉस्मिक रेज बहुत ज्यादा मात्रा में भरी हुई हैं। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है और शायद कुछ ज्यादा हैवी और ज्यादा एक्सोटिक पार्टिकल्स भी हैं जो यूनिवर्स में तेजी से यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। कुछ कॉस्मिक रेज लाइट की स्पीड की 99% स्पीड पर चलती है। बहुत फास्ट और एनर्जेटिक होती है ये। किसी चीज को लाइट की स्पीड तक एक्सेलरेट करने में बहुत ताकत लगती है। कॉस्मिक रेज हमारी यूनिवर्स के कई एनर्जेटिक, पावरफुल और वॉयलेंट सोर्सेज से आती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बड़ा है और धमाका कर सकता है उससे कॉस्मिक रेज निकलती हैं। एक सबसे ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक रे जनरेटर है किसी जाइंट स्टार की मौत, यानी सुपरनोवा। सुपरनोवा बहुत ही एनर्जेटिक धमाका होता है। इसमें इतनी एनर्जी होती है कि इससे तरह तरह की इंटरेस्टिंग चीजें बन जाती हैं। जब किसी स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो कोलैप्स हो जाता है, उसका मास अंदर की तरफ चला जाता है और इससे बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये शॉक वेव्स आसपास की गैस से टकराती हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स को बहुत बढ़ा देती हैं। अगर कोई पार्टिकल उसमें फंस जाता है, वो गैस के मैग्नेटिक फील्ड के बीच अटक जाता है, तो वो पीछे पीछे जंप करता है। उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, कुछ इस तरह से। डिंग डिंग ड्रर्र, समझे आप? फाइनली पार्टिकल इतना फास्ट चलता है कि अब मैग्नेटिक फील्ड उसे रोककर नहीं रख सकती और वो तकरीबन लाइट की स्पीड से बाहर निकल जाता है। कॉस्मिक रेज का मास होता है और वो तहलका मचा देती है। कॉस्मिक रेज यूनिवर्स की बुलेट्स हैं और वो इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पर खुशकिस्मती से हमें कोई खतरा नहीं। इंटरस्टेलर स्पेस की कॉस्मिक रेज एक और सुपर पावर से मुकाबला करती है। सोलर सिस्टम में हमारा अपना बॉडीगार्ड यानी सूरज। हम ये तो मानते हैं कि सूरज एनर्जी का सोर्स है, धरती को गर्मी देता है, जिंदगी देता है, पर हम ये नहीं जानते कि ये हमारी हिफाजत भी करता है। सूरज से चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा निकलती है जिसे सोलर विंड कहते हैं। ये पार्टिकल्स 16 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लैनेट के पास से निकल जाते हैं, पर आखिर में इनकी ताकत खत्म हो जाती है। एक ऐसा इलाका है जहां सोलर विंड एकदम से रुक जाती है। ये स्टार्स के बीच के मटेरियल में उथल पुथल मचाती है और आखिरकार धीमी पड़ जाती है। सोलर विंड अपने साथ सूरज की मैग्नेटिक फील्ड लेकर आती है और हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक बुलबुला बना लेती है। हम इसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। हेलियो यानी सूरज और स्फीयर यानी ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड। ये एक शील्ड की तरह काम करती है और हमें गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस से बचाती है। अगर ये ना होती
तो धरती तक भारी रेडिएशन पहुंच सकता था। तो सूरज सही मायनों में हमें इंटरस्टेलर स्पेस के खतरनाक माहौल से बचा रहा है। हीलियोस्फीयर हमें बहुत सारी कॉस्मिक रेज से बचाता है, पर इनमें से कुछ इसके बावजूद सोलर सिस्टम में आ जाती है। पर शुक्र है कि धरती का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो सबसे कम एनर्जी वाली कॉस्मिक रेज को मोड़ देती है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर धरती के लिए एक मोटे से सिक्योरिटी ब्लैंकेट का काम करता है और ये ज्यादातर हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से वो पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच भी नहीं पाती। हम धरती के लोग इंटरस्टेलर स्पेस के खतरों से बचे हुए हैं, पर हमारे एटमॉस्फेयर के पार जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए कॉस्मिक रेज एक बड़ा खतरा होती है। इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेज की वजह से हम इंसान मून और मार्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। ये रेज हमारे शरीर में घुस सकती है, सेलुलर स्ट्रक्चर और आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है। इससे इंसान को कैंसर और दूसरी बीमारियां हो सकती है। मेरे कुछ एस्ट्रोनॉट फ्रेंड्स ने बताया कि उन्हें अपनी आंखों पर बहुत तेज चमक नजर आई। ये असल में कॉस्मिक रेज थी जो उनकी आई बॉल के फ्लूइड में से लाइट की स्पीड से भी फास्ट गुजर रही थी। इसे चेरेनकॉव रेडिएशन कहते हैं। सूरज की एक्टिविटी हर 11 साल में बदल जाती है। मार्स की तरफ जाने वाले फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे समय में जाना होगा जब सूरज सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। जब सूरज सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होती है और ये एस्ट्रोनॉट्स को इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेज से अच्छी तरह बचा पाती है। हालांकि इस वक्त सोलर फ्लेयर सबसे ज्यादा होती है, फिर भी ये ट्रेवल करने का सबसे सेफ टाइम होता है। ये कुछ मिनट चलते हैं और खुद को सोलर फ्लेयर्स से बचाना ज्यादा आसान है, न कि लगातार चल रही इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेज की धारा से। इंटरस्टेलर स्पेस की कॉस्मिक रेज डीएनए में बदलाव कर सकती है और बीमारियां पैदा कर सकती है, पर इनके बिना शायद हमारा कोई वजूद ही नहीं होता। कॉस्मिक रेज का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर एटमॉस्फेयर को पार करके धरती के सरफेस तक आता है तो उसका लाइफ के एवोल्यूशन पर गहरा असर पड़ता है। कॉस्मिक रेज लाइफ की इंफॉर्मेशन ले जा रहे डीएनए को तबाह कर सकती है। जब ये मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो एटम कॉस्मिक रेज के टकराव से बदल जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन भी बदल जाती है। ये होता है म्यूटेशन और इसी से नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो धरती की सारी लाइफ, हम सब इस इंटरस्टेलर स्पेस से गहराई से जुड़े हुए हैं। पर इंटरस्टेलर स्पेस में कुछ बहुत ही विशाल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो धरती पर जीवन का पूरी तरह से सफाया कर सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के चारों तरफ करीब 229 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर काट रहा है। इसके बीचों बीच है सन, जो हमारी गैलेक्सी के 200 अरब स्टार में से एक है। हम अपनी गैलेक्सी में किसी आइसोलेटेड बबल में अकेले नहीं रह रहे हैं, हम एक भीड़ में रहते हैं। हमारे आसपास दूसरे स्टार्स भी मौजूद हैं और इन तमाम स्टार्स के मूवमेंट का हमारे सोलर सिस्टम पर गहरा असर पड़ता है। प्लैनेट्स के पार हमारे हीलियोस्फीयर में मौजूद है ऑर्ट क्लाउड, जो ट्रू इंटरस्टेलर स्पेस के ठीक बॉर्डर पर है। ऑर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम के बनने के बाद बचा रह गया हिस्सा है। छोटी बर्फीली धूल भरी बॉडीज या फिर कहें कॉमेट्स। ऑर्ट क्लाउड में कॉमेट्स इतनी दूर दूर है कि सूरज का उन पर उतना गहरा असर नहीं है। उनकी ज्यादातर लाइफ अपने बर्फीले दायरे में सूरज का सुस्ती से चक्कर लगाते हुए मजे में बीतती है और हर थोड़े दिन में इनके बीच हलचल भी होती है।
हमारा सूरज इंटरस्टेलर स्पेस में से गुजर रहा है, इसी तरह बाकी तारे भी। हमारा सूरज गैलेक्सी का चक्कर काटता है और उसका सामना दूसरे स्टेलर नेबर से होता ही है। ऐसे में कोई तो ऐसा पड़ोसी होता है जो ऑट क्लाउड में से या उसके करीब से होकर गुजरता है। पास के स्टार की ग्रेविटी ऑट क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकती है। इससे कॉमेट्स की बौछार तेजी से हमारे सोलर सिस्टम में से गुजरती है। इनमें से कुछ धरती से टकरा सकते हैं। इनर सोलर सिस्टम में कॉमेट्स का आकर गिरना ऐसी घटना है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये धरती पर जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसे में हमें गैलेक्सी पर नजर रखनी होगी कि कहीं कोई स्टार आने वाले समय में हमारे आसपास तो नहीं आ रहा है। गाया नामक एक नई स्पेस ऑब्जर्वेटरी से एस्ट्रोनॉमर्स हमारी गैलेक्सी के लाखों पड़ोसी स्टार्स पर नजर रखते हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहते हैं। तो कौन सा अगला स्टार धरती के पास से गुजरेगा, इसके बारे में हमें अंदाजा है। एक ऑरेंज डॉर्फ है जिसका नाम है ग्लीसी 710। 2018 में नए डेटा ने दिखाया कि ग्लीजा 710 हमारे ऑट क्लाउड से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा है। इससे बहुत सारा मलबा निकलेगा, बहुत सारी धूल निकलेगी और हमारे इनर सोलर सिस्टम के लिए ये एक बुरी खबर बन सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अनचाहे मेहमान आते रहेंगे। राहत की बात यह है कि ग्लीजा 710 अगले 13 लाख साल तक तो नहीं आने वाला है, पर दूसरे कुछ भटके हुए स्टार्स भी वहां मौजूद हैं। आसमान में आपको जो भी स्टार्स दिख रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी के डिस्क में, और ये सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेंटर के चारों तरफ, करीब 160 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। गाया ऐसे स्टार्स को खोजती है जो इस तरह नहीं चलते। वो गैलेक्सी के मोशन के हिसाब से नहीं चल रहे होते, वो स्पेस में जैसे उड़ रहे होते हैं। ये बहुत तेज होते हैं, ये तोप के गोले हैं। ये गैलेक्सी के बाकी स्टार से 3, 4 या 5 गुना ज्यादा फास्ट होते हैं और वो सेंटर से दूर की तरफ जा रहे होते हैं। ये कॉस्मिक कैनन बॉल कहलाते हैं, हाइपर वेलोसिटी स्टार्स। पर ये इतनी फास्ट कैसे चलते हैं? इनमें से कुछ स्टार्स बाइनरी स्टार सिस्टम से पैदा हुए हैं, जिनमें किसी एक कंपोनेंट में सुपरनोवा धमाका हो जाता है और दूसरे स्टार से जो ग्रेविटेशनल जोड़ है वो टूट जाता है और इससे वो स्टार इस गैलेक्सी से निकल जाता है और उसकी हाई स्पीड ट्रेजेक्टरी बन जाती है। कुछ हाइपर वेलोसिटी स्टार्स का अतीत काला होता है, वो ब्लैक होल से निकले हैं। हमारे यूनिवर्स में खरबों ब्लैक होल्स मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी सहित सभी विशाल गैलेक्सीज के सेंटर में जाइंट ब्लैक होल्स हैं और ये मॉन्स्टर जोड़ी वाले स्टार्स के बीच तहलका मचा देते हैं। स्टार्स का एक बाइनरी सिस्टम रह सकता है, वो गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल का चक्कर लगा सकते हैं। जब वो बहुत करीब आते हैं तो एक स्टार ब्लैक होल में चला जाता है जबकि दूसरा बहुत तेजी से वहां से निकल जाता है। ये हाइपर वेलोसिटी स्टार्स इंटरस्टेलर स्पेस में झुलसते हुए निकलते हैं। इनकी स्टेलर विंड्स इस हलचल में एक खूबसूरत नजारा बनाती है। ऐसे बहुत सारे हाइपर वेलोसिटी स्टार बहुत ही विशाल हैं, ज्यादा बड़े और ज्यादा गर्म और सूरज से भी ज्यादा चमकीले। और जब ये स्टार के बीच के मटेरियल के बीच से आगे बढ़ते हैं तो इनकी विंड फैलती है, वो गैस और डस्ट से टकराती है। इसलिए जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको एक खूबसूरत आर्क नजर आती है, जैसे किसी शिप की बाव वेव होती है वैसी। अगर आप इनके फोटोज देखें तो वो कमाल के होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न होते हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स यूनिवर्स के कैनवस को रंग देते हैं। ये शानदार नजारा होता है, पर इंटरस्टेलर स्पेस में
खामोशी कभी नहीं रह सकती। ये नो मैन्स लैंड है, वाइल्ड वेस्ट जैसा है। यहाँ कोई नियम नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। गैलेक्सी के इस खतरनाक इलाके में सबसे ताकतवर ऑब्जेक्ट अपनी दादागिरी चलाते हैं। सूरज से दसियों लाइट ईयर दूर कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स अंधेरे में घात लगाए हुए हैं। हमने अभी सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा देखा है, तो ये सही मायने में एक एक्सप्लोर करने जैसी चीज है। 2016 में साइंटिस्ट्स को धरती में 95 लाइट ईयर्स दूर लाइट का एक टाइनी सोर्स नजर आया। वो इतना डिम था कि स्टार नहीं हो सकता था और वो किसी स्टार का चक्कर भी नहीं काट रहा था। इसका मतलब वो कोई रोग प्लैनेट ही हो सकता था। हम यही मानते हैं कि एक प्लैनेट किसी स्टार का चक्कर काट रहा होगा। किसी भी प्लैनेट की यही डेफिनेशन मानी जाती है। अगर वो किसी स्टार का चक्कर नहीं काट रहा हो तो उसे हम कहते हैं रोग प्लैनेट। अगले ही साल एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी डिटेल्ड इमेजेस ली। उन्हें पता चला कि ये एक नहीं बल्कि दो दुनियाएं हैं। इतनी कमाल की बात है, ये स्पेस के बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट है। ये स्टार्स का चक्कर नहीं काट रहे, ये असल में रोग प्लैनेट्स है और एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। जुपिटर से 5 गुना मास वाले प्लैनेट और इनके बीच की दूरी धरती और सूरज से 4 गुना ज्यादा है। एक सदी में एक बार ये एक दूसरे का चक्कर पूरा करते हैं। अब ये सोचिए कि ये एक रोग प्लैनेट है, बल्कि बाइनरी रोग प्लैनेट है। दो प्लैनेट्स एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। वो जुपिटर जैसे गैस जाइंट्स भी हो सकते। अगर ऐसा है तो उनकी कोई सरफेस नहीं होगी, पर अगर वो बहुत ही पुराने हैं तो उन्हें ठंडा होने का टाइम मिल गया होगा और तब उनकी सरफेस हो सकती है। हमें पता नहीं है, पर वो एकदम डार्क हो सकते हैं। कोई स्टार नहीं है वहाँ जो उन्हें रोशनी दे। रोग या आवारा प्लैनेट इंटरस्टेलर स्पेसेस के घने अंधेरे और बर्फीले इलाके में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन पर लाखों सालों तक कोई लाइट नहीं पड़ती। मान लीजिए कि आप किसी रोग प्लैनेट की सतह पर जाकर खड़े हैं और देखेंगे कि अजीब सा नजारा है। यहाँ कोई सूरज है ही नहीं, यहाँ बस काला आसमान है आपके चारों तरफ। धरती पर जितनी काली बिना चांद वाली रात की कल्पना कर सकते हैं वैसी ही रात होगी। इंटरस्टेलर स्पेस में ऐसा काला घना अंधेरा छाया रहता है। अब फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में अरबों रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। हर 4 स्टार में से एक ऐसा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये रोग प्लैनेट्स बने क्यों हैं? क्या ये अपने आप बन जाते हैं या फिर वो अपने सोलर सिस्टम से ही बाहर निकल आते हैं? दोनों ही जवाब शायद सही है। कुछ रोग प्लैनेट्स गैसों के बादल से बने हैं जिनसे कोई स्टार नहीं बन सका, जबकि इनमें से कुछ प्लैनेट्स की तरह बने हैं एक स्टार के चारों तरफ, हमारे जैसे किसी सोलर सिस्टम में। जब सोलर सिस्टम्स बनते हैं तो बहुत तहलका मचता है। कुछ प्लैनेट्स आपस में टकरा जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और कई बार ये बिल्कुल बगल से निकलकर कहीं दूर चले जाते हैं। तो ये है रोग प्लैनेट्स जो अपनी सारी जिंदगी पूरी तरह अकेले बिताते हैं, किसी के साथ नहीं। क्योंकि कोई स्टार उन्हें गर्म नहीं कर रहा है, इसलिए रोग प्लैनेट्स पर जिंदगी होने के चांस बहुत कम है। स्पेस में किसी रोग प्लैनेट पर जिंदगी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर वो धरती के साइज का है तो समझ लीजिए कि वो एक जमी हुई बॉल की तरह है। लेकिन सन 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐलान किया कि किसी रोग प्लैनेट के चारों तरफ मौजूद मून में लाइफ होने के चांस होते हैं। जुपिटर और सैटर्न का चक्कर कुछ आइसी मून्स काट रहे हैं और प्लैनेट्स की ग्रेविटी से वो गर्म होते हैं। इसका सूरज से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन मून्स को प्लैनेट्स की ग्रेविटी बदलती रहती है। फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है जिससे इनका पानी लिक्विड बना रहता है।
तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर कोई रोग प्लैनेट्स अपने मून को कायम रख पाए और ये बर्फीले हो, तो उनके सरफेस के नीचे लिक्विड ओशियंस हो सकते हैं। उन्हें स्टार्स की जरूरत नहीं होती है, उनका अपना प्लैनेट उन्हें गर्म रखता है। लेकिन ऐसे मून या प्लैनेट्स खोजना आसान काम नहीं है। इस प्लैनेट पर कोई लाइट नहीं है। ये बहुत छोटे हैं, अंधेरे में डूबे हैं और बहुत दूर हैं। इनके डिटेक्शन का एक तरीका है दूर के स्टार्स की लाइट पर नजर रखना। हम समझते हैं कि स्पेस बस स्पेस जैसा है। अगर कोई लाइट बीम इसमें से जाती है तो वो सीधे ही जाएगी। और आइंस्टाइन ने इस बारे में एक बड़ा खुलासा किया था। मास वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी होती है और वो स्पेस को मोड़ देती है। मान लीजिए एक प्लैनेट एक डिस्टेंस स्टार के सामने से गुजरे तो क्या होगा? प्लैनेट की ग्रेविटी स्पेस को बेंड कर देगी और इससे एक छोटा सा लेंस बन जाएगा। पर 2018 में चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी से एस्ट्रोनॉमर्स ने जो देखा वो शायद रोग प्लैनेट्स थे जो बहुत ही ज्यादा दूर थे, करीब 3 अरब लाइट ईयर्स दूर किसी गैलेक्सी में। इस लाइट में थोड़ी सी झिलमिलाहट है, थोड़ी सी चमक है, और कहा जा सकता है कि इसमें ये झिलमिलाहट, ये चमक करीब 1 अरब रोग प्लैनेट्स की वजह से है। इंटरस्टेलर स्पेस खाली नहीं है। यहाँ ढेर सारी डिस्कनेक्टेड बॉडीज हैं जिनका अपना कोई घर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस में कॉस्मिक पिनबॉल मशीन की तरह है। यहाँ हाई वेलोसिटीज स्टार्स हैं, यहाँ रोग प्लैनेट्स हैं, यहाँ तो मून्स भी हैं, जिन्हें प्लैनेट के चारों तरफ से धकेल दिया गया है। ये सब तेजी से भटक रहे हैं। इंटरस्टेलर स्पेस हमारी कल्पना से ज्यादा एक्टिव और जीता जागता है। पता चला है कि इसमें ऐसे क्लाउड्स भी हैं जो गा सकते हैं। सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर बड़ी तादाद में गैस और डस्ट इंटरस्टेलर स्पेस में घूमे जा रही है। स्टार्स के बीच की खाली जगह की कल्पना कीजिए। बहुत सारी गैस और डस्ट। कहानियाँ कि ये स्टार्स और प्लैनेट कैसे बने होंगे, पर हम काफी कुछ नहीं जानते। साइंटिस्ट स्टार्स के बीच और गैस की डस्ट को इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। देखिए, ये गैलेक्सी की सबसे कॉमन चीजों में से एक कह सकते हैं। हाइड्रोजन एटम्स, हीलियम एटम्स यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। इंटरस्टेलर मीडियम पूरी गैलेक्सी में एक जैसा नहीं बिखरा हुआ है। ये पैची है, कहीं कम कहीं ज्यादा। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ ये बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। जिस रीजन में ज्यादा मटेरियल है उसे इंटरस्टेलर क्लाउड्स कहते हैं। एक इंटरस्टेलर क्लाउड गैस और कुछ ईस्ट का थोड़ा सा डेंस कॉन्सेंट्रेशन है और हम ये गैलेक्सी में बिखरा हुआ देख सकते हैं। इंटरस्टेलर क्लाउड्स कॉस्मोस में दूर दूर तक फैला हुआ है। इनमें से कुछ का मास तो सूरज से लाखों गुना ज्यादा है। मेरा दिमाग हिल जाता है जब मैं पाता हूँ कि इन इंटरस्टेलर क्लाउड्स का साइज कई लाइट ईयर जितना है। इंटरस्टेलर क्लाउड्स सिर्फ गैस और डस्ट का एक गुबार ही नहीं है, ये जिंदा है। हम जानते हैं कि ये वो जगह हैं जहां स्टार्स बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जो खत्म होते हुए स्टार्स ने बनाई हैं। जब एक इंटरस्टेलर क्लाउड कोलैप्स हो जाता है तो स्टार्स बनते हैं। ग्रेविटी मैटर को आपस में जोड़ देती है और कोर को भड़का देती है। पर एस्ट्रोनॉमर्स को इस प्रोसेस के बारे में पूरा नहीं पता है। इस तरह की क्लाउड की शेप और उसकी बनावट को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम स्टार के बनने को समझ पाएंगे। कुछ शेप्स और स्ट्रक्चर कुछ डायमेंशन में इतने बड़े नहीं होते कि वो क्लाउड इसमें कोलैप्स हो जाए। इनके बारे में हम जो कुछ जान सकते हैं वो इसके शेप पर डिपेंड करती है, यानी शेप को समझकर हम इसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं। पर इसमें एक दिक्कत है।
जब हम यूनिवर्स की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि हर चीज आसमान की तरफ प्रोजेक्टेड है। तो इसमें हमें कोई इंटरस्टेलर क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर दिख सकता है जिसकी गहराई के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं हो। एस्ट्रोनॉमर्स के सामने भी यही चैलेंज है कि वो इन क्लाउड्स के 3 डायमेंशनल शेप को पूरी तरह डिकोड कर पाएं। 2018 में साइंटिस्ट्स को स्टार के बनने के प्रोसेस समझने में कामयाबी मिली। धरती से करीब 490 लाइट ईयर्स दूर है एक इंटरस्टेलर क्लाउड जिसे मस्का कहते हैं। इसका शेप एक पतले सांप जैसा है। ऑप्टिकली ये ऑब्जेक्ट एक डार्क क्लाउड की तरह दिखता है। ये 2 डायमेंशन जैसा दिखता है, आसमान में बैकग्राउंड स्टार्स के बीच फंसे काले शेप की तरह। एस्ट्रोनॉमर्स ने मस्का को इंफ्रारेड से जांचा और पता चला कि ये तो गाता है। इसमें वाइब्रेशन होते हैं, इसमें वेव्स बनती है जो इस क्लाउड में आगे पीछे जाती है। इन्हें मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक वेव्स कहते हैं। कमाल की चीज है ये। टीम ने इन वेव्स को म्यूजिकल नोट्स में बदलकर एक मस्का सॉन्ग बना लिया है। अगर आप इसकी स्टडी करें तो पाएंगे कि इन वेव्स के मूवमेंट के सहारे आप इस क्लाउड के 3 डायमेंशनल शेप का अंदाजा लगा सकते हैं। ये ऐसा है मानो साउंड की ये फ्रीक्वेंसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आ रही है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता होगा। एक लो नोट दिखाता है कि ये किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट की आवाज है जैसे कि सेलो, जबकि एक हाई नोट दिखाता है कि वो किसी छोटे इंस्ट्रूमेंट की आवाज है जैसे कि वायलिन। और जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, उसी तरह अलग अलग स्ट्रक्चर के क्लाउड्स अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करते हैं। वो अलग अलग गाने गाते हैं। किसी क्लाउड से आ रही आवाजें या फ्रीक्वेंसी हमें उसकी शेप या उसकी बनावट का सुराग देती हैं। अब जैसे कि यह मस्का क्लाउड है, हालांकि आसमान में एक पतली लकीर की तरह दिखता है, पर एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके 3D शेप का पता लगा लिया है। ये किसी फिलामेंट की तरह नहीं है, असल में इसका शेप एक डिस्क जैसा है। हम बस इसके किनारे ही देख पा रहे हैं। इंटरस्टेलर मीडियम स्पेस के खाली दायरे को भरता है, पर ये उस हवा से बहुत कम डेंस है जिसमें हम धरती पर सांस लेते हैं। अगर हमें इंटरस्टेलर स्पेस में कहीं भेज दिया जाए तो वो एक सबसे खतरनाक वैक्यूम की तरह लगेगा। इंटरस्टेलर स्पेस में टेम्परेचर्स बुरी तरह गड़बड़ हो सकते हैं। देखिए, अगर हम इंटरस्टेलर स्पेस में टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो सैकड़ों या लाखों या करोड़ों डिग्री हो सकता है। पर इंटरस्टेलर मीडियम की डेंसिटी इतनी कम है कि इससे आप झुलसने वाले नहीं हैं। किसी पार्टिकल का टेम्परेचर उसकी स्पीड से नापा जा सकता है, पर इंटरस्टेलर स्पेस में पार्टिकल्स के बीच की जगह इतनी कम होती है कि वो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा वहाँ है। वो इतनी तेजी से चल रहे होते हैं जैसे उनका टेम्परेचर लाखों डिग्री हो। अगर कोई व्यक्ति उसके बीच हो तो भले ही वो बहुत गर्म होगा, पर ठंड से उसकी मौत हो जाएगी। मस्का एक सांप की बजाय एक पैनकेक की तरह है, बस हम पैनकेक को साइड से देख रहे हैं। कमाल की बात है। ऐसा लग रहा है मानो हमने यूनिवर्स की गहराई को देखने के लिए पहली बार 3D ग्लासेस पहन लिए हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल दूसरे इंटरस्टेलर क्लाउड्स की स्टडी में किया जा सकता है। इससे जानकारी के नए दरवाजे खुले हैं। हमें पता लग रहा है कि उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रोसेस क्या है। हमें ये पता लग रहा है कि हमारी गैलेक्सी के इंटरस्टेलर स्पेस में तरह तरह की चीजें हैं, पर हम इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम यूनिवर्स में जितना भी मैटर देखते हैं उसको ले लें
और उसे जोड़ लें तो पता चलेगा कि जितना मैटर है टोटल उससे कम है। यूनिवर्स का 1/3 मैटर तो गायब है, तो ये गया कहां? इसका पता लगाने के लिए हमें अपनी गैलेक्सी के परे इंटरगैलेक्टिक स्पेस के अंधेरे और रहस्यमय इलाके में खोजबीन करनी होगी। मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 3 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से एक है। मिल्की वे गैलेक्सी एक डिस्क जैसी है। इसका साइज है 1,00,000 लाइट ईयर्स। इसमें है स्टार्स, तरह तरह के प्लैनेट्स और गैस और डस्ट भरी है। पर हमारी गैलेक्सी कहाँ खत्म होती है और कहाँ दूसरी गैलेक्सी शुरू होती है? हमारी गैलेक्सी का जो ढांचा है उसमें कोई साफ एज नहीं है। ये लगातार और कम डेंस होता चला जाता है और जब आप इंटरगैलेक्टिक स्पेस में बढ़ते हैं तो ये एकदम पतला होता चला जाता है। गैलेक्सीज के बीच बहुत विशाल खाली जगह है। ये है इंटरगैलेक्टिक स्पेस। पर इंटरस्टेलर स्पेस की तरह ये इलाका खाली नहीं है। नई रिसर्च दिखाती है कि इसमें एक बड़ी मिस्ट्री का जवाब छिपा है। हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग में कितना नॉर्मल मैटर बना था और हम चारों तरफ देखकर इस नॉर्मल मैटर को काउंट कर सकते हैं, पर दिक्कत यह है कि दोनों का अमाउंट सेम नहीं आने वाला। तो हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो इतनी मैसिव नहीं है। यूनिवर्स का करीब 1/3 नॉर्मल मैटर मिसिंग है। बहुत सारा नॉर्मल मैटर है जो गैलेक्सीज के अंदर बंधा हुआ नहीं है। तो फिर कहां है वो? ये जो मिसिंग नॉर्मल मैटर है ये कहाँ हो सकता है? इसका एक जवाब ये है कि ये हमारी गैलेक्सी के बाहर गर्म गैस में तैर रहा है। साइंटिस्ट्स को शक है कि ये हॉट गैस गैलेक्सीज के बीच के लंबे दायरे में मौजूद है, पर ये इतनी पतली और बिखरी हुई है कि इसे डिटेक्ट करना मुश्किल था। पर अब नहीं। सन 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक चमकीले डिस्टेंट क्वेजार को स्टडी किया जिसका नाम है 1ES1553। एक क्वेजार तब बनता है जब एक ब्लैक होल खा रहा होता है। इससे लाइट निकलती है और हम इसे पूरे यूनिवर्स में फील कर सकते हैं। क्वेजार की लाइट हम तक 4 अरब साल में पहुंचती है और ऑब्जर्वर्स को कुछ अजीब सा नजर आया है। यूनिवर्स से गुजरने वाली इस लाइट को कोई तो ऑब्जर्व कर रहा है। कौन है वो? गैसों के भूतिया दायरे जो गैलेक्सीज के बीच के स्पेस में फैले हुए हैं। ये परिणाम दिखाते हैं कि यूनिवर्स के नॉर्मल मैटर का एक बड़ा हिस्सा गैलेक्सीज के अंदर सीमित नहीं है। वो उसके दायरे में नहीं रहता है। वो उस लंबे पतले इलाके में रहता है जो गैलेक्सीज को आपस में जोड़ता है। शॉक वेव्स इसे लाखों डिग्रीज तक गर्म कर देती हैं। गैसों की ये स्ट्रैंड पूरे यूनिवर्स में फैले हो सकते हैं। यही है वो मैटर जिसे हम अब तक मिसिंग मानते आए थे। अब इससे उठ खड़ा होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। क्या ये मैटर हमेशा से वहां था और वो गैलेक्सीज में शामिल नहीं हो पाया, या फिर शुरुआत में ये गैलेक्सी के अंदर ही था और अब इसे उठाकर बाहर फेंक दिया गया? इसका जवाब तो हमें भी नहीं पता। नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में ज्यादा जान पा रहे हैं, पर इंटरस्टेलर स्पेस में खुद जाने की जगह कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती।
हम सभी को उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम सब इंटरस्टेलर स्पेस में जा पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि फिजिक्स के लॉ इसकी परमिशन देते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जो सोलर सिस्टम के पार चला जाए तो हमें एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा वेलकम टू द इंटरस्टेलर क्लब, और तब हमें पता चलेगा कि हम अकेले नहीं हैं। इंटरस्टेलर स्पेस और अब इंटरगैलेक्टिक स्पेस हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा जीता जागता है। चाहे रोग प्लैनेट हो या गैसों के गाने वाले क्लाउड्स, इंटरस्टेलर स्पेस किसी नॉवल से ज्यादा अजीब है। और अभी तो इसकी कहानी कहना हमने बस शुरू ही किया है। इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है। ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसे एक्सप्लोर करें और ज्यादा जानें। इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में अभी काफी कुछ जानना बाकी है और यही एक्सप्लोरेशन की खूबसूरती है, ज्ञान की खूबसूरती है। ये लगातार बढ़ रहा है, इसका दायरा फैलता जा रहा है। क्या पता वहाँ क्या क्या है। तारों के बीच अंधेरे में जाने क्या छिपा बैठा होगा, कौन जाने।